जय हिंद एवरीवन। तो भाई, इंडियन ज्योग्राफी का हमारा काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। तकरीबन 90% इंडियन ज्योग्राफी हमने कवर कर ली है। ठीक है। उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 2017 से लेके 2023 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब हमारा इंडियन ज्योग्राफी का एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज क्लाइमेट एंड मॉनसून। लेकिन क्लाइमेट एंड मॉनसून कवर करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी का ये चैप्टर पूरा करें, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का आपका चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद ही आपको जो है क्लाइमेट एंड मॉनसून काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो भाई, आज से जो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की जा रही है। अब जनरली होता है क्या है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो आपके सीडीएस एनडीए सीएपीएम को फोकस कर रहे हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट लेट मी टेल यू कि भाई, ये कंसेप्ट इजी बनाने के लिए ही आप लोग यहाँ पर हैं। ठीक है। मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरीली मैं आपको उन कंसेप्ट को ज़्यादा हार्ड नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक है। जो भाई हमारे कंसेप्ट नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, जो हमारे इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना मैं आपको समझाऊंगा, और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इन पूरी फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स के लिए। इसमें हमारा क्लाइमेटोलॉजी भी आ जाता है, ओशनोग्राफी भी आ जाता है, क्लाइमेट एंड मॉनसून भी आ जाता है, और उसके साथ में अर्थ एंड यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी भी आ जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये मॉडरेट लेवल के हैं, और अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाते हैं एक अच्छी जगह से, अगर आपने किसी ने आपको पढ़ाया है, समझाया है, तो फिर आपको ये चैप्टर्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए भाई, फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। तो भाई, क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में फर्क क्या होता है ना। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बेसिकली आपका रहता है कि एक ऐसी जगह का वेदर, किसी भी स्पेसिफिक जगह का वेदर जो आपका एवरेज किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 8 साल, 10 साल, 20 साल, है ना। इस टाइम पीरियड में उस जगह पर कितना, किस तरह का वेदर रहता है। तकरीबन एक एवरेज यहाँ का लिया जाता है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का किसी जगह का एवरेज लिया जाता है नॉर्मल तरीके से, पास्ट एवरेज लिया जाता है, और उसके हिसाब से देखा जाता है कि भाई इस जगह का एवरेज कैसा रहा है, वेदर कैसा रहा है ना। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो भाई किसी भी स्पेसिफिक एरिया का वेदर रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट की स्टडी को ही बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी। वहीं अगर हम वेदर की बात कर रहे हैं तो वेदर होता है भाई हमारा मिक्स ऑफ इवेंट्स। एक दिन के अंदर जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, है ना, वो भाई बेसिकली क्या होते हैं। तो उनकी बात जब हम करते हैं तो दैट इज वेदर। ये आपका शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यानी कि आप अभी देख लीजिए भाई, अभी नोएडा में हूँ, सुबह हुई है बारिश, यानी कि रेनी वेदर था, रेनी वेदर था, है ना। उसके बाद दोपहर में काफी हवा चली, कल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भाई थोड़ा थोड़ा शाम को आते आते मैं देखा कि थोड़ी धूप निकल रही है, थोड़ी चटक धूप निकल रही है। और फिर उसके बाद में भाई हमारी रात होगी, फिर से ठंडी हवाएं चलने लगी। तो ये क्या हुआ भाई, हमारी मिक्स ऑफ वेदर रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक दिन के अंदर ही काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, है ना। तो इसकी स्टडी को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। तो ये भाई हमारे क्लाइमेट और वेदर का फर्क होता है। और क्लाइमेट जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, कि भाई किस तरह का क्लाइमेट रहता है। जैसे इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मॉनसून में आ जाता है, यानी कि यहाँ बारिश की प्रधानता ज्यादा है ना। तो फिर इसीलिए क्लाइमेट और वेदर के बीच में ये बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कि भाई एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है ना। इसमें क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर की बेसिक को समझना पड़ेगा। तो एनवेलप ऑफ गैसेस, एक ऐसा एनवेलप गैसेस का जिसने अर्थ को कवर किया है। ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा एनवेलप ऑफ गैसेस है जिसने इसको कवर करके रखा है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना के रखता है ना। ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, ये एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना के रखता है, किसके अगेंस्ट में, बिटवीन द आउटर स्पेस, ये जो आउटर स्पेस है, और अर्थ के ऊपर भाई जो हमारा बायोस्फेयर है।
बायोस्फीयर यानी कि वो जगह जहाँ पर सारे जीव जंतु को एग्जिस्ट करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग अस। तो हमारे बायोस्फीयर और आउटर स्पेस के बीच में एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री का जो काम करता है वो एटमॉस्फेयर ही करता है। अब ये जो गैसेस भाई अर्थ के आसपास है, ये बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स में होती है। अलग अलग इनके अंदर क्या है भाई, अलग अलग इनके अंदर लेयर्स पाई जाती है। और ये बेसिकली आपकी डिफाइन की जाती है उस लेयर के कंपोजिशन के हिसाब से, यानी कि उस लेयर के अंदर क्या चीज मौजूद है, और प्लस उस लेयर के टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, ये दो चीजें डिटरमाइन करती है उस लेयर का नाम और उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लाइफ फॉर्म्स जो भाई हमारे अर्थ पर होते हैं उनको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है ना। क्योंकि अगर भाई हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरीन लाइफ में, जैसे कि किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए किसी रिवर सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो रहने वाली मरीन लाइफ है, यानी कि फिश हो गया, जो अंदर पौधे वगैरह है, प्लांक्टन्स वगैरह है, वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अगर सोलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा मिल रही है तो हमारी लाइफ फॉर्म जो है वो खत्म हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एटमॉस्फेयर का क्या काम है, एटमॉस्फेयर रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। कितना सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगा, ये रेगुलेट करना भी एटमॉस्फेयर का काम है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या करता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी सोलर रेडिएशन की उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ जो भाई सोलर रेडिएशन आ रही है, जैसे कि भाई ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सन है, तो कुछ जो भाई फ्रीक्वेंसी सोलर रेडिएशन की आ रही है उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और कुछ को उसने क्या किया, अर्थ तक पहुंचने दिया, थोड़ी बहुत को उसने अर्थ तक पहुंचने दिया, और बाकी जो है उसने वापस क्या कर दिया, वापस स्पेस में भेज दिया। तो ये रेगुलेशन करना हो गया, ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर बरकरार करके रखता है विद इन सर्टेन लिमिट्स, ताकि वो ज्यादा बढ़े नहीं और ज्यादा घटे नहीं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, हमारे धरती पर एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगा दिन और रात के बीच में। यानी कि दिन जो होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, और रात जो होगी वो बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी, हम सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ये एटमॉस्फेयर का रोल होता है। Right? अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की, तो जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर में, वो आपकी बनी रहती हैं न्यूट्रल एंड अनचार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपकी मिक्सचर रहता है नोबल गैसेस का। बहुत सारी नोबल गैसेस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, और बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स भी हैं। एटमॉस्फेयर में आपका गैस मिलेगा, ठीक है, वेपर्स मिलेंगे, और बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकुलेट्स जो है वो भी देखने को मिले। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है एरोसोल्स। ये भी आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 28%, और बाकी की जो गैसेज है भाई हमारी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोजेनिन और हाइड्रोजन वगैरह, इसमें से मेजरली आपकी नोबल गैसेज है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है काफी कम है। ठीक है, तो ये एक मेजर भाई कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर का हो जाता है। अब मूविंग ऑन टू कि भाई स्ट्रक्चर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का, है ना। तो देखो, एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर के बेसिस पे, जैसा मैंने आपको बताया था। ये लेयर्स आपकी किस बेसिस पे होती है, ये लेयर्स आपकी होती हैं कंपोजिशन के बेसिस पे। ठीक है, उनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व, यानी कि उनके अंदर पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, प्लस प्रेशर कितना है भाई वहां पर, प्रेशर के साथ साथ वहां पर टेम्परेचर कितना है। तो ये कुछ भाई आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनपे आपकी अलग अलग लेयर्स को डिटरमाइन किया जाता है ना। ये भाई हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, और ये भाई प्रोटेक्टिव आपकी बाउंड्री हो गई। ये अलग अलग एटमॉस्फेयर की चीजें आ गई। अब देखो, सबसे पहले कंपोजिशन के हिसाब से दो ब्रॉड ब्रॉड डिविजन्स आते हैं। ठीक है, ब्रॉड डिविजन्स में पहला आता है आपका होमोस्फेयर और दूसरा आता है हेट्रोस्फेयर। बाकी सारी चीजें तो आती ही हैं, लेकिन होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर आपके सबसे पहले आते हैं। तो होमोस्फेयर आपकी कौन सी है, बेसिकली होमोस्फेयर में आपके तीन रीजन्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा आ जाता है मीजोस्फेयर। ये तीन लेयर्स आपकी आती हैं किसके अंदर में, ये तीन लेयर आपकी आती हैं होमोस्फेयर के बीच। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर जो है भाई आपकी, ये अर्थ की वेदर लेयर है। यानी कि सारे के सारे जो वेदर के इवेंट्स होते हैं, बारिश, आंधी, तूफान वगैरह, ये सब ट्रोपोस्फेयर में जनरेट होते हैं।
जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। हम ऊपर चलते जाएंगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी मिडिल वाली लेयर है होमोस्फेयर की, और मीजोस्फेयर जो है वो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है होमोस्फेयर की। ये भाई आपके अर्थ के सरफेस से देखा जाए, अर्थ के सरफेस से इसकी जो हाइट रहती है वो 80 to 90 किलोमीटर मिलती है। ये तो है भाई हमारी होमोस्फेयर। और दूसरी आती है हेट्रोस्फेयर। तो हेट्रोस्फेयर में दो रीजन्स आते हैं भाई हमारे, एक आता है थर्मोस्फेयर और दूसरी आता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये दोनों रीजन्स को हम जनरली आउटर स्पेस की कैटेगरी में रखते हैं। थर्मोस्फेयर बॉटम रीजन है हेट्रोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर आपकी अपर मोस्ट लेयर है। ये जनरली आपका लेयर स्टार्ट होती है 80 किलोमीटर के आसपास, और इसका एक्सटेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा 10,000 किलोमीटर, इतना ज्यादा। ये एक ब्रॉड डिवीजन था, ठीक है। अब लेकिन मेजर डिवीजन आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि भाई एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। उनके अंदर टेम्परेचर कैसा रहता है, उनके अंदर डेंसिटी कितनी रहती है, इसके बेसिस पे भाई ये डिवीजन है। अब देखो ये डिवीजन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ फॉलोइंग लेयर्स को आप क्या कीजिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे लिटरली। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या फिर इस तरह की जो लेयर्स होती हैं उनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको ट्रोपोस्फेयर के 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए और आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सबके नाम थोड़े थोड़े एक जैसे ही लगते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके ऑर्डर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, यानी कि सबसे लोएस्ट लेयर की जो अर्थ के सरफेस से लगी हुई। ट्रोपोस्फेयर हमारे अर्थ की लोएस्ट लेयर है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कितना रहता है, इसका एक्सटेंशन तकरीबन 10 से लेके 18 किलोमीटर तक रहता है एटमॉस्फेयर। अब 10 से लेके 18 किलोमीटर तो रहता है, लेकिन फिर भी ये वेरी करता है। यानी कि अगर हम पोल्स पे देखेंगे तो इसकी हाइट तकरीबन 8 किलोमीटर तक जाती है, और वहीं अगर हम इक्वेटर पर देख रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 18 किलोमीटर तक जाती है। थिकनेस इक्वेटर पे इसकी ज्यादा है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है ना। इक्वेटर भाई जो हमारा है, इस पे सन की डायरेक्ट रेज जाती है। डायरेक्ट रेज जाती है तो क्या होता है भाई, जो गर्म हवा होती है वो एक्सपेंड होती है। जहां भी आपकी हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां जो एयर होती है वो एक्सपेंड होती है। गर्मियों में हम जब साइकिल में हवा भरवाते हैं, मोटरसाइकिल्स में हवा भरवाते हैं, तो क्या होता है भाई, अगर 35 बोला जाता है तो हम 30 ही भरवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है गर्मी की वजह से वो एक्सपेंड होगी। तो सेम चीज यहाँ पर है। सन की डायरेक्ट रेस कहाँ जाती है भाई, इक्वेटर पे जाती है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा होती है, हवा गर्म हो जाती है और वो एक्सपेंड कर जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो इसीलिए जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो आपकी इक्वेटर के पास में थोड़ी ज्यादा हाइट वाली। इसके साथ साथ ट्रोपोस्फेयर जो है वो मीटरोलॉजिकली आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट जोन है इंटायर एटमॉस्फेयर का। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी वेदर फिनोमेना हैं वो सब यहीं पर होते हैं। आपकी बारिश यहीं से जनरेट होती है, फॉग यहीं से क्रिएट होता है, हेल स्टॉर्म, आपका स्नो स्टॉर्म वगैरह, ये सब कुछ आपका जो है ये सब इसी लेयर में होता है। इस रीजन को कन्वेक्टिव रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इस रीजन को कन्वेक्टिव रीजन भी कहा जाता है। सब तरह का कन्वेक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। अब ट्रोपोस्फेयर आपका वेदर फिनोमेना का एक थिएटर भी है, क्योंकि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन्स हो गए, ठीक है, एंटी साइक्लोन, स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन वगैरह, सब का सब यहीं पर अकर होता है। सारा वाटर वेपर, सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही लाई करते हैं। सारे के सारे सीजन्स जो होते हैं और जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ये सब भी हमारे यहीं पर अकर, ठीक है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जोन होता है अर्थ के लिए। अब क्या होता है भाई, इसके बाद भाई आता है हमारा ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज बेसिकली आपकी एटमॉस्फेरिक बाउंड्री है जो आपकी ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से डिवाइड करती है, ठीक है। इस लेयर में हमें क्या मिलेगा, इस लेयर में हमें कांस्टेंट टेम्परेचर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि सेकंड लेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर की जस्ट ऊपर होती है और ये तकरीबन इसकी हाइट रहती है अप टू 50 किलोमीटर यूनिफॉर्मली ओवर द ग्लोब। थ्रू आउट द ग्लोब इसकी जो हाइट रहेगी वो 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। इस लेयर के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा कुछ डिस्टेंस के लिए, है ना। लेकिन फिर जैसे ही 50 किलोमीटर के आसपास जब ये पहुंच जाएगा, हाइट पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए। ये राइज किस वजह से होता है? ये राइज आपका होता है ओजोन की वजह से। ओजोन जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो इस क्या बोलते हैं, वो उसके द्वारा बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस लेयर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो लेयर है यहाँ पर आपके कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं होंगे, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कोई भी क्लाउड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो आपके ट्रोपोस्फियर में थे। तो यहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं है, उनसे रिलेटेड कोई भी एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना भी नहीं है इनके पास में। कोई भी वेदर फिनोमेना जो है वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा, है ना। तो ये आपका एक आइडियल कंडीशंस होती है जहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई कर सकते हैं। तो एरोप्लेन्स वगैरह क्या करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, और कई बार वो अपर ट्रोपोस्फेयर में भी फ्लाई करते हैं जहां पर वेदर आपका काम होता है। ठीक है, नीचे करेंगे तो काफी टर्बुलेंस होगा, क्लाउड्स होंगे और बाकी सारी चीजें होंगी, तो इसलिए वो थोड़ा ऊपर ऊपर फ्लाई करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एरोप्लेन्स वगैरह कहाँ पर फ्लाई करते हैं, तो दैट इज लोअर स्ट्रेटोस्फेयर एंड अपर ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री आ जाती है जिसको कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज, एंड देन आवर थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर आपकी 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 80 टू 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये होमोजेनियस लेयर होती है जो भाई हमारी बेसिकली थर्मोस्फेयर तक एक्सटेंड होती है। इनके बीच की बाउंड्री को मेसोपॉज कहा जाता है। अब अगर हम इसकी अपर रीजन्स की बात कर रहे हैं, हम मेसोस्फीयर के अपर रीजन्स की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर आपकी लेयर ऑफ आइंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेयर ऑफ आइंस मिलेंगे जो आपके जनरली थर्मोस्फीयर की लोअर बाउंड्री तक भी एक्सटेंड होके जाते हैं। ये जो आइंस होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो भाई हमारी रेडियो वेव्स जाती हैं उनको क्या करते हैं, ये भाई एब्जॉर्व करने के बाद में ऐसे अर्थ पे दूसरे पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स आती हैं, उनको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं जहां पर उनको जाना होता है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आती है भाई हमारी थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है भाई, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो आपका बहुत तेजी से राइज करता है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। आइनोस्फीयर जो रहती है वो इसका ही पार्ट रहती है, यानी कि ये जो मीजोस्फीयर का अपर पार्ट रहता है प्लस थर्मोस्फीयर का जो लोअर पार्ट रहता है जहाँ पर आयंस होते हैं, इसको आइनोस्फीयर भी कहा जाता है क्योंकि आयंस की प्रेजेंस की वजह से। तो आइनोस्फीयर भी इसका पार्ट होते हैं, और ये आपकी एक्सटेंडेड रहती है 80 से लेके 400 किलोमीटर। ये वेव आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है जैसा मैंने बताया, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या है कि इस पूरी लेयर में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर की वजह से आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, वो अर्थ को ऑर्बिट इसी लेयर में करती हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर होता है हाई, तो एटमॉस्फेयर आपका रेरिफाइड होता है। रेरिफाइड का मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स आपके थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट रहते हैं। एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल इधर है, तो एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल इधर है ना। तो मतलब डेंसिटी आपकी जो रहती है वो एक्सट्रीमली लो रहती है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रेरिफाइड होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, तो इस लेयर में किसी भी इंसान को गर्मी महसूस नहीं होगी। इसके साथ आप यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलता है, ऑरोरा। अगर आपने ऑरोरा के बारे में आपको पता होगा तो ऑरोरा बेसिकली एक अलग तरह का फिनोमेना होता है जो आपको नदर्न लाइट्स के तौर पे दिखेगा, है ना। नदर्न लाइट्स आप आर्कटिक वगैरह जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा, ये भी आगे आएगा वैसे। तो ऑरोरास जो है वो भी आपको इस पार्ट के लोअर लेयर में आइनोस्फीयर में देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में आइनोस्फीयर की अगर हम प्रॉपर बात करें तो आइनोस्फीयर जो है भाई हमारा ये भी तकरीबन 80 से लेके 400 किलोमीटर के बीच में आ जाता है। ठीक है,
ये आपकी एक इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर रहती है। ठीक, इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर हम इसको कहते हैं। ये आपकी कहाँ से कहाँ तक आती है, अपर मेसोस्फीयर से लेके आ जाती है भाई हमारी थर्मोस्फीयर के लोअर पार्ट। चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली जो रहते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, वो कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, गामा रेस जो हो गई भाई आने वाली स्पेस से, सन से, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एक्स रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। और जितनी भी आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करने का काम आयोनोस्फीयर ही करता है। जितने भी आपके इनकमिंग स्पेस व्हीकल्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं, वो इस लेयर में आके उनको हीट महसूस होने लगती है ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जितने भी आपके ऑनकमिंग स्पेस व्हीकल्स हैं, मीटेरॉइड्स वगैरह हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको हीट महसूस होने लगती है और मीटेरॉइड्स में से पीछे आग सी लग जाती है ना। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। टेम्परेचर फिर से क्या होने लगता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है हाइट के साथ में, क्योंकि रेडिएशन सन की यहाँ पर ज्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे टॉप मोस्ट लेयर, दैट इज एग्जोस्फेयर। ये अपर मोस्ट लेयर होती है एटमोस्फेयर की। ये आपकी 400 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जाती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 किलोमीटर तक। यहाँ पर एयर एक्सट्रीमली रेरिफाइड होती है और टेम्परेचर क्या करता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हीलियम हो गई भाई हमारी, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गई, वो स्पेस में यहाँ से फ्लोट कर जाती। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है इस लेयर में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या था भाई, हमारी डायरेक्टली सनलाइट जो है वो आने लगती है, डायरेक्ट इसके ऊपर हिट करती है, और ये लेयर आपकी स्पेस के साथ में डायरेक्टली कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब बात करते हैं इंसोलेशन की, जिसको कहा जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन आपका अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन है, सूर्य की किरण है। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो किसी भी प्लेनेट के द्वारा रिसीव किया जाता है, इन आवर केस अर्थ के द्वारा जो रिसीव किया जा रहा है। एनर्जी जो रिसीव की जा रही है अर्थ के सरफेस के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। अब ये जो इंसुलेशन आता है ना, ये आपकी शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आता है, ऐसी लंबी लंबी वेव्स के फॉर्म में नहीं आता, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आएगा ऐसे, है ना, पाउट्स आते हैं एनर्जी के। तो भाई जो एनर्जी रिसीव की जा रही है अर्थ के सरफेस के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, इसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन कहा जाता है। लेकिन अब हमें यह समझना है कि ये जो इंसुलेशन होता है, ये अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। यानी कि अगर हम सारे सरफेस की बात करें तो वही सब जगह पर एक समान आपकी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है। ये आपकी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती, क्योंकि सन आपकी डायरेक्ट सनलाइट को यहाँ पर फेंक रहा है ना। तो भाई डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो फिर क्या हो रहा है कि भाई आपकी लेयर्स हैं अलग अलग एटमॉस्फेयर की, इनको क्रॉस करने के बाद में डायरेक्ट जो भाई हमारे क्या बोलते हैं सरफेस पे आ रहा है ना। तो भाई यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। अब अर्थ का भाई सरफेस भी आप लोगों को पता होगा, अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का है, इसको एक ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसको सिंपली एक जियोइड कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये आपका पल्स्ड आउट है थोड़ा, ये फ्लैटेंड है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ जो आपका इंसुलेशन है वो एटमॉस्फेयर में वापस, एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है, वापस स्पेस की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर ये स्पेस में गुम हो जाता है। रिमेनिंग आपका इंसुलेशन क्या होता है भाई, वो आपके एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक आ जाता है। ठीक है, अब इसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले या फिर अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के बाद, वो मैं आपको बाद में बताऊं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा रिसेप्शन हो रहा था सोलर एनर्जी का, और उसके बाद में जो आपकी एनर्जी जनरेट हो रही थी, इससे अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है ना। भाई देखो भाई, इंसोलेशन भाई जो हमारा आ रहा है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा सन है। अब भाई ये एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ से भाई अगर हमारी गर्मी आ रही है काफी ज्यादा, ठीक है, कुछ तो भाई हमारा चलो लौट गया, कुछ इधर चला गया, लेकिन अर्थ के सरफेस पे जो भी भाई लाइट पड़ रही है, उससे क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा गर्म होगा। सीधी सी बात है यार, आप तवे को रखिए गैस पे और उस पर अगर आग जला दीजिए, आप डायरेक्ट उस पर अगर आग लगेगी तो फिर क्या होगा, वो गर्म होगा, है ना। और उसके साथ साथ क्या होता है कि भाई ये उससे जुड़ा हुआ एटमॉस्फेयर है, अर्थ से जो जुड़ा हुआ एटमॉस्फेयर है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, वो भी धीरे धीरे गर्म होगा। आप किसी भी पैन में अगर आप दूध गर्म कर रहे हैं, है ना, दूध गर्म करेंगे तो उसकी वेपर्स भी राइज करती हैं,
तो यहाँ पर आप हाथ रख के देख लीजिए, तो भाई जो वेपर से स्टीम है वो भी आपके हाथ में लगेगी। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है ना, कि भाई जो सोलर एनर्जी हमने रिसीव की है, उसके बाद जो एनर्जी का कैस्केड आपका बना है, उससे अर्थ का सरफेस जो है वो तो गर्म हो ही रहा है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो भाई लोअर एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स ने रिसीव की थी वो एक जैसी नहीं होती है, वो आपकी होती है अलग अलग। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे अलग अलग प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कहीं पर भाई हमारा लो प्रेशर बन जाता है, कहीं पर हमारा हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वेरिएंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है। ठीक है, अब एक छोटे से डायग्राम से अगर हम समझाएं तो भाई देखिए, हमारी सूर्य की जो इंसोलेशन है वो आई, तो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ कि ज्यादातर जो रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई और उसने अर्थ के सरफेस को थोड़ा सा वार्म किया। लेकिन कुछ जो भाई हमारे रेडिएशन है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया गया, और वो हीट हमारी क्या हो गई, एटमॉस्फेयर के थ्रू वापस स्पेस में चली गई। लेकिन कुछ आपकी जो हीट है उसको वापस हमने लिया, वापस बाहर भेजने का ट्राई किया, लेकिन फिर से वापस हमने लिया, तो ज्यादातर हीट हमने एब्जॉर्ब कर ली और उसको ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स के तौर पे री एमिट किया, जिससे अर्थ आपकी फिर से फर्दर और ज्यादा वार्म होनी स्टार्ट हुई। और कुछ जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, यानी कि भाई ये हमारी इंसुलेशन आई और इसको एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया भाई, डायरेक्टली आपका रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ के सरफेस के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा बैक टू द स्पेस। तो ये पूरा इंसुलेशन का फिनोमेना होता है। अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज अल्बिडो। अल्बिडो क्या होता है? Albedo is basically the amount of insolation reflected by the body. Amount of insolation reflected by a certain body, इस केस में कहा जाएगा अर्थ। अर्थ ने कितना इंसोलेशन भाई वापस भेज दिया, है ना। तो इसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का टोटल इंटरसेप्टेड रेडिएशन, कितना हमने इंटरसेप्ट किया और कितना हमने रिफ्लेक्ट किया, उसके जो रेशियो आता है उस रेशियो को ही कहा जाता है एल्बिडो। ठीक है, ये हमारा एल्बिडो होता है। इसको हम परसेंटेज के टर्म्स में, परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के टर्म्स में काउंट करते हैं जब सन भाई एकदम हमारे सर के ऊपर होता है ना। तो सर के ऊपर होता है तो उस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, तो यहाँ पर आपका जो एल्बिडो होता है वो होता है कम। तो एल्बिडो को बेसिकली हम रेफर करते हैं वाइटनेस, यानी कि वाइटनेस ऑफ अ सरफेस। तो 0 का मीनिंग होता है ब्लैक और 1 का मीनिंग होता है वाइट। तो 0 की वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है, 0 की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि कोई भी सरफेस आपका जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्टली एब्जॉर्ब कर, है ना, परफेक्ट एब्जॉर्बर। वही जो भी मतलब सारा का सारा इनकमिंग एनर्जी है उसको टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इस केस में इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो एल्बिडो इज दिस ओनली। अब एल्बिडो के बाद भाई एक और चीज आती है, उसको हम कहते हैं हीट बजट। हीट बजट क्या है भाई? हीट बजट वही है जैसा आपको सुनाई दे रहा है, मतलब हीट बजट एक एग्जैक्ट बैलेंस होता है। किसके बीच में बैलेंस होता है भाई? हीट बजट एक एग्जैक्ट बैलेंस होता है बिटवीन इनकमिंग हीट, जो हमारी इनकमिंग हीट है ना, जो हमारी इनकमिंग सोलर एनर्जी है उसके बीच में, एंड हाँ, इनकमिंग हीट जो भाई हमारे प्लेनेट ने कलेक्ट की है, एंड आउटगोइंग हीट एमिटेड एज अ रेडिएशन, और भाई जो हमने जो हीट को हमने वापस भेजा है ना, उसके बीच का जो आपका बैलेंस होता है, इसको हम कहते हैं हीट बजट, बिटवीन द इनकमिंग हीट कलेक्टेड बाय अस एंड द रेडिएटेड हीट जो हमने वापस भेज दी। तो अगर ये बैलेंस आपका डिसरप्ट हो जाएगा तो अर्थ आपका या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे कंसिडर कीजिए, मान लीजिए सूरज ने भाई हमें 100 जो है 100% में एनर्जी भेजी है ऊपर से, तो उस केस में आप इसको ऐसे समझेंगे कि 35% जो आपका इंसोलेशन है वो क्या हुआ, वो रेडिएट कर दिया गया। रेडिएट कैसे कर दिया गया कि भाई 20% जो है वो भाई वो हमारे क्लाउड्स में वापस भेज दिया, 2% जो है भाई वो हमारी आइस में वापस भेज दिया, और इस 35% के बाद में भाई हमारा आता है 14%। 14% भाई जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर ने क्या कर लिया, वो हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है,
अब बाकी का जो हमारे पास 51% बचता है, जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, वो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है और बाद में इसको क्या कर दिया, बाद में इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। और 34% जो भाई एटमॉस्फेयर ने हमारा जो 51 में से एब्जॉर्ब किया था, इसमें से 19% जो है भाई वो आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन के तौर पे जमा कर लिया गया, छुपा लिया आपने, है ना। और 17% जो था वो डायरेक्टली आपका स्पेस तक भेज दिया। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर आपका 48% जो हीट बजट, सॉरी, वो सोलर रेडिएशन है, उसको वापस स्पेस में भेज देता है। देखो, ये आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं रखना है, नंबर्स नेसेसरी नहीं है, वो भाई फर्दर कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। आपको एक सिंपल टर्म्स में ये समझना है कि भाई अगर सन ने हमें 100% हीट दी है, तो उस पूरी 100% हीट का हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। कितनी इनकमिंग सोलर एनर्जी आई, कितना उसमें क्लाउड्स ने एब्जॉर्ब किया, कितना आइस ने एब्जॉर्ब किया, कितना उन्होंने वापस भेजा, कितना अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से कितना उन्होंने फर्दर यूज के लिए रखा लेटेंट हीट के तौर पे, और कितना उन्होंने वापस कर दिया, कितना भाई टर्बुलेंट हीट लॉस हुआ है, कितना हीट एनर्जी सरफेस से गया है ना, कितना हीट आपका सरफेस से एटमॉस्फेयर तक वापस गया है। तो ये सारी की चीजों का जो बैलेंस होता है, इसको कहा जाता है हीट बजट, और आपसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ठीक है। तो ये भाई हीट बजट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमें पता चल रहा है, यानी कि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल यानी कि सरफेस, सरफेस की बात हो रही है। तो जो शॉर्ट सोलर रेडिएशन भाई अर्थ के द्वारा रिसीव की जाती है, ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है ना। ये जो आपकी अर्थ के द्वारा रेडिएशन रिसीव की जा रही है, ये भाई शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है। ठीक है। और ये अर्थ के सरफेस को हीट कर देती है भाई। लैंड सरफेस पे या सी पे आपका जो भी क्या बोलते हैं सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये इसको गर्म कर देता है। अर्थ क्या करती है, अर्थ एक रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट करने लगती है, एक रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट करने लगती है। और ये वापस क्या करती है, उस एनर्जी को रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। बड़ी बड़ी लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में ये क्या करती है, उसको रेडिएट कर देती है, और ये भेजती है उसको एटमॉस्फेयर की तरफ, है ना भाई। यहाँ पर भाई हमारा अगर एटमॉस्फेयर है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, तो भाई जो आपकी इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन आई है सोलर सन के द्वारा, वो अर्थ के सरफेस पे आई। अर्थ के सरफेस पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ तो भाई शॉर्ट वेव के तौर पर रिफ्लेक्ट कर दी, लेकिन कुछ उन्होंने स्टोर कर ली और फिर रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट किया, और लॉन्ग वेव के फॉर्म में इसको भेजा, और यहाँ पर भाई हमारा आ जाता है एटमॉस्फेयर। तो भाई जब लॉन्ग वेव्स आपकी जो एनर्जी की भेजी है, वो क्या करेंगी, वो एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब जब एटमॉस्फेयर भी भाई आपका ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी एक रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट करेगा, और वो उस हीट को क्या करेगा, स्पेस में भेज देगा। सबसे पहले भाई सोलर रेडिएशन आई हमारी अर्थ की तरफ, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए। अर्थ जब काफी ज्यादा गर्म हो गई, तो उन्होंने वापस क्या किया, उस हीट को भेजा लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर की तरफ। एटमॉस्फेयर भी जब ज्यादा गर्म हो गया, तो उन्होंने वापस उसको भेजा स्पेस की तरफ। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट टेम्परेचर्स मेंटेन किए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट आपकी सन के द्वारा रिसीव हुई है, उसको यूटिलाइज करके प्रॉपरली क्या कर दिया गया, स्पेस में वापस भेज दिया गया। इसी के जरिए जो हमारा पूरा सरफेस गर्म होता है, ठंडा होता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर नेक्स्ट आता है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम हीटिंग और कूलिंग की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फिनोमेना आते हैं, लाइक कंडक्शन आता है, कन्वेक्शन आता है, और एडवेक्शन आता है। तो ये जो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने आपको बताया था, जिसमें लोअर एटमॉस्फेयर को हीट किया जाता है, जो आपके अर्थ के सरफेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, इसको कहा जाता है कंडक्शन, है ना। सन ने भाई क्या किया, सन ने भाई हमारी तरफ शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में सनलाइट भेजी, ये हमारा सरफेस है। सरफेस ने उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फर्दर उन्होंने क्या किया भाई, रेडिएटिंग बॉडी की तरह एक्ट किया, और ये जो सनलाइट है, ये वापस एटमॉस्फेयर की तरफ भेजी। तो ये जो पूरा लोअर एटमॉस्फेयर वाला इलाका है, ये गर्म हो गया। ये क्या है भाई, डायरेक्ट अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो सॉलिड टू गैसेस क्या हो रहा है भाई, हमारे टेम्परेचर का आदान प्रदान किया जा रहा है ना। वार्म टेम्परेचर से जो हमारा कोल्ड टेम्परेचर है, उसकी तरफ टेम्परेचर भेजा जा रहा है, ताकि वो भी एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए। हम कोई भी गर्म चाय का कप होता है, जब हम उसको पकड़ते हैं, वो काफी गर्म होता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी उंगलियां भी थोड़ी थोड़ी गर्म होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से, वो आपको सराउंडिंग्स के टेम्परेचर की वजह से
वो जो कप होता है आपको, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में टेम्परेचर क्या है, मेंटेन हो गया। तो इस केस में इसको कंडक्शन कहा जाता है। सॉलिड टू सॉलिड अगर आपका टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है, या सॉलिड टू गैसेस टेम्परेचर का आदान प्रदान होता है, तो उस केस को कंडक्शन कहा जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है कहाँ से, वार्मर टू कोल्डर बॉडी की तरफ, है ना। और ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज आपकी सेम टेम्परेचर अटेंड ना था। अब क्या होता है इसके बाद में, ये जैसे ही हमारी जो लोअर टेम्परेचर वाला, लोअर एटमॉस्फेयर वाला इलाका है, ये काफी ज्यादा गर्म होने लगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस से इसको बहुत ज्यादा हीट मिल रही है। तो ये जैसे जैसे आपकी गर्म होने लगा, ये आपका वर्टिकली ऊपर की तरफ जाए, है ना। ये जो हीट है आपकी वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल करंट्स के फॉर्म में। और ये बाकी का जो अपर एटमॉस्फेयर है भाई हमारा, पर एटमॉस्फेयर को ये गर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई हमारा, यहाँ पर हमारी एटमॉस्फेयर की एक लेयर से दूसरी लेयर को गर्म किया जा रहा है, यानी कि गैसेस टू गैसेस आपका हीट का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस वर्टिकल हीटिंग को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, है ना। और ये आपकी सिर्फ जो रहती है वो आपकी रहती है ट्रोपोस्फेयर, ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब ये तो भाई हमारा वर्टिकल मूवमेंट था, लेकिन हीट का एक और मूवमेंट होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, एक जगह से दूसरी जगह। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, कहीं भाई गर्मी ज्यादा है, कहीं भाई गर्मी कम है, तो कम और ज्यादा के बीच में क्या होगा, हीट का आदान प्रदान होगा। तो इसमें एक छोटा फिनोमेना आता है, जैसे समर के टाइम्स में अगर हम इंडिया में देखें, तो कुछ लोकल विंड्स भाई चलती हैं। इन विंड्स को क्या कहा जाता है, इन विंड को लू कहा जाता है। ये लू आपकी एडवेक्शन की वजह से ही जनरेट होती है। अब अगर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एडवेक्शन पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें विंड्स और उन सब के बारे में बाद में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो शुरू में एक पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि जो इंसोलेशन होता है वो अर्थ के सरफेस पे हर तरफ एक जैसा नहीं जाता। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भाई इंसोलेशन के वेरिएशन की कॉज है ना, कि इंसोलेशन आपके अर्थ के सरफेस पे एक जैसा क्यों नहीं जाता, इसके क्या रीजन है। तो देखो भाई, सबसे पहला रीजन आ जाता है अर्थ का जो रोटेशन उसके टिल्टेड एक्सिस पे होता है, यानी कि अर्थ क्या करती है 66.5 डिग्री पे भाई इस टिल्ट पे अपने प्लेन ऑफ ऑर्बिट पे सन के आसपास क्या करती है, एक्सिस पे रोटेट करती है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि भाई हाफ ऑफ द जो अर्थ है उसको सनलाइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है, जबकि जो बाकी का हाफ रहता है वो डार्क रहता है, वहां पर कोल्ड टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर आपका जनरली जो है वो टेम्परेचर पड़ेगा थोड़ा सा हॉट, वार्म टेम्परेचर। पहला पॉइंट ये हो गया, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से क्या होता है कि इंसुलेशन वो है वो इक्वेटर की तरफ आपका कंसंट्रेटेड रहता है ना। ये भाई हमारा जो सन रहता है, ये क्या करता है भाई अर्थ के इक्वेटर की तरफ, ये जो अर्थ का इक्वेटर भाई यहाँ की तरफ जाता है, ऐसे समझ लेते हैं। ये जो अर्थ का इक्वेटर जाता है 0 डिग्री पे, यहाँ पर जो हमारा सन है वो डायरेक्ट लाइट्स आपकी क्या करता है, अर्थ के इक्वेटर पे देता है ना। और अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड की तरह है, यहाँ से फ्लैट एंड है और यहाँ से थोड़ा पल्स्ड आउट। तो इस एरिया को जो है वो ज्यादा इंसोलेशन मिलता है। अब अर्थ जैसे जैसे भाई सन के आसपास ऑर्बिट करती है, इंसोलेशन जो है उसका नदर्न हेमिस्फेयर में बढ़ता जाता है। नदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि समर में नदर्न हेमिस्फेयर में इंसोलेशन बढ़ता है, और सदर्न हेमिस्फेयर जो है भाई आपका विंटर में, यहाँ पर वही सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर में जो है इसका इंसोलेशन बढ़ता है। ठीक है, बेसिकली चीज क्या है, आपको पता है कि भाई आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है ना, नॉर्थ की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ भी जाता है। तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है तब भाई इस रीजन में जो है गर्मी बढ़ जाती है। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है भाई साउथ की तरफ जाता है, तब इस रीजन में गर्मी बढ़ जाती है। तो अर्थ का रिवोल्यूशन जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है इंसोलेशन के वेरिएशन की वजह से। थर्ड, देखो आपकी जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना, घुमा फिरा के बात एक ही करेंगे। कौन सी बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि भाई ये हमारी अर्थ है, और अर्थ ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब सन जो है भाई ये इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, डायरेक्ट आपकी रेस डालता है ना।
ऊपर जाएगा तो भाई इस पॉइंट तक डायरेक्ट रेज जाएंगी, नीचे जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक डायरेक्ट रेज जाएंगी। लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, वो आपकी स्लैंट पड़ती हैं, ऐसे समझो उसको। ये हमारा सन है, ये इक्वेटर है, और सन की जो रेज है जब वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है तो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है तो थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ हो गया भाई कैंसर। तो जब वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आखिरी पॉइंट होता है जिसपे सन की रेज आपकी डायरेक्ट जाती है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो ये आखिरी पॉइंट होता है जिसपे सन की रेज डायरेक्ट जाती है, ये हम सबको पता है ना। इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर सन की रेज कभी भी डायरेक्ट नहीं जाती। यहाँ पर सन की रेज हमेशा स्लैंट जाएंगी, हमेशा ऑब्लिक जाएंगी, स्लैंट जाएंगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थ के वो लाइंस हैं, वो लैटिट्यूड्स हैं जहां पर सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती हैं, मतलब सीधी ऐसे पड़ती हैं। बाकी जगहों पर इस तरीके की आती है, ये दिख रहा है ना आपको, डायरेक्ट है ना। यहाँ पर भाई डायरेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ये ऑब्लिक होके पड़ेगा, ठीक है, ऑब्लिक में पड़ता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी को घुमा फिरा के बताया गया। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और सन के रेस की बात की गई है कि जो सन की रेज होती है वो अर्थ के सरफेस पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग एरियाज में आती है, क्योंकि अर्थ एक जियोइड है जो एक स्फीयर की तरह माना जाता है, रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल रिसेप्शन होता है ये लैटिट्यूड की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। लेकिन यहाँ की जो आर्कटिक वाले रीजन्स हैं और जो टेम्परेट वाले आपके एरियाज आ जाते हैं, जो आपको अंटार्कटिक वाले रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, यहाँ पर ऑब्लिक पड़ती है, यानी कि स्लैंट होके जाती है। तो इस स्लैंट सनलाइट की वजह से जाने की वजह से क्या होता है, वहां पर आपकी सनलाइट का जो इंटेंसिटी होती है वो पहुंचती है कम, यानी कि जितना कम लैटिट्यूड होगा उतना ही कम वो एंगल बनाएंगे अर्थ के सरफेस के साथ में। प्लस वर्टिकल जो रेज होती है वो हमेशा एक स्मॉलर एरिया कवर करती है स्लैंट रेज के कंपैरिजन, है ना। अगर हम वर्टिकल रेज की बात करें, भाई अर्थ का सरफेस से सीधी रे आ रही है तो वो क्या कर रही है, वो एक थोड़ा सा एरिया कवर करेगी, और जबकि स्लैंट आएगी तो वो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारा एरिया कवर करती है। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इंटेंसिटी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो कई सारी लेयर्स को क्रॉस करके आ रही है ना, और यहाँ पर वो सीधी आ रही है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी लेकिन एरिया कम कवर होगा। तो ये हो गया। फिर आता है लेंथ ऑफ द डे। तो ये फैक्टर भी आपका प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन वेरी करता है। ये आपका डिसाइड करता है कि इंसोलेशन जो है अर्थ के सरफेस पे कितना आएगा, कहाँ आएगा। यानी कि जितना आपका डे जो है वो लंबा रहेगा उतना ज्यादा इंसोलेशन उसको मिलेगा, है ना, उतना ज्यादा सनलाइट मिल रहा है। और जितना भाई डे जो है हमारा शॉर्ट रहेगा उतना ज्यादा ही इंसोलेशन जो है उसको कम मिलेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे जो है वो भी अर्थ के रिवोल्यूशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, और मतलब कि नदर हेमिस्फीयर के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपका क्या होता है भाई, इंसोलेशन का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ये तीनों चीजें अफेक्टेड रहती है। कैसे रहती है, मतलब इसमें हमारा क्लाउड कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्लाउड कवर की थिकनेस क्या है, कितना भाई घना क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर कितने हैं, वाटर वेपर उसके अंदर में कितनी है, ये भी भाई मेजर डिटर्मिनेंट आ जाता है। मतलब क्या होता है भाई, अगर ये हमारे अर्थ का सरफेस है ना, सन की रेज जो है भाई यहाँ से क्या कर रही है, डायरेक्ट आ रही है। अब डायरेक्ट आएंगी तो फिर भाई यहाँ पर अगर काफी सारा क्लाउड कवर होगा, उस क्लाउड के अंदर उसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर डस्ट भी बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर भी काफी अच्छा उसके अंदर में है, तो फिर क्या होगा, सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे आएगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी कम, ठीक है। वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका इंसोलेशन का अमाउंट जो है वो सरफेस पे कम पहुंचेगा। दूसरा, अगर सन भाई कुछ इस तरीके से भाई लाइट छोड़ रहा है ना, तो ये हमारी कुछ लेयर्स आ जाती हैं एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ रहा है, सीधा उतना का उतना, लेकिन यहाँ पर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, प्लस हर लेयर में उसको थोड़ा थोड़ा जो इंसोलेशन है वो आपका लूज भी करना पड़ रहा है।
तो इस केस में क्या होता है कि भाई स्लैंट रेज एक ज्यादा डेप्थ के थ्रू पास होके जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है इंसोलेशन का, तो स्कैटरिंग और डिफ्यूजन के प्रोसेस हो जाते हैं, जिसके जरिए इंसोलेशन की इंटेंसिटी अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हुई कम हो जाती है। एरिया ज्यादा कवर करता है लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ एरिया भाई कम कवर है लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कन्फिग्रेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ ए टोपोग्राफी। तो भाई सीधी सी बात है भाई, अगर हमारा सन यहाँ पर है भाई, यहाँ पर हमारा कोई पहाड़ है, सन हमारा यहाँ पर है, तो उस इस साइड भाई ज्यादा लाइट आएगी, इस साइड जो है लाइट कम आएगी। तो टोपोग्राफी जो है किसी भी एरिया की वो भी डिटरमाइन करती है कि कौन से स्लोप जो है वो आपके सन को फेस कर रहे हैं, तो उनको भी इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा। ये कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। तो देखो भाई, तीन मेजर हीट जोन्स होते हैं अर्थ के। पहला आता है भाई हमारा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के बाद में आता है टॉरिड जोन, और तीसरा आता है हमारा फ्रिजिड जोन। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन की। टॉरिड जोन को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। टॉरिड जोन हमारा अर्थ का सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। ठीक है। ये रीजन कहाँ लाई करता है भाई, ये रीजन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई कहाँ पर है भाई, हमारी ये 33.5 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है। तो इनके बीच का जो इलाका है, प्लस ये हमारी इक्वेटर आ जाती है, तो इनके बीच का ये जो ग्रीन कलर का इलाका है, ये आपका आ जाता है टॉरिड जोन में। यानी कि इक्वल डिस्टेंस यहाँ नॉर्थ का कवर किया है और इक्वल ही डिस्टेंस यहाँ पर साउथ का कवर किया है। ये आपका वो एरिया होता है जहां पर सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट जाती है। ये आखिरी पॉइंट होता है नॉर्थ में जहां सन की लाइट डायरेक्ट जाती है, और ये साउथ में वो आखिरी पॉइंट होता है जहां पर सन की लाइट डायरेक्ट जाती है। ठीक है। वंस अ ईयर। नेक्स्ट टॉरिड जोन कवर हो गया भाई हमारा, ये टॉरिड जोन ट्रॉपिक्स के बीच वाला, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद इन द ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स के अंदर है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ये वाला इलाका, इस वाले इलाके को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये आपका हैबिटेबल हीट जोन होता है अर्थ का, यानी कि यहाँ पर हम सस्टेन कर सकते हैं, यहाँ पर लाइफ फॉर्म आपके प्रिवेल आसानी से कर सकते हैं। दो हमारे टेम्परेट जोन है, कहाँ कहाँ लाई करते हैं, एक तो भाई हमारा ये लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक। ये सदर्न टेम्परेट जोन हो गया, और ये हो गया भाई हमारा नदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है। इन रीजन्स के पास में मॉडरेट और टॉलरेबल टेम्परेचर्स होते हैं, इनको टेम्परेट जोन कहा जाता है। सबसे लास्ट में आता है भाई हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आपका सबसे कोल्डेस्ट जोन्स की कैटेगरी में आता है अर्थ के। ये एरिया कहाँ लाया करता है भाई, ये एरिया 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके पोल डिग्री कवर करता है नॉर्थ जोन में, और साउथ जोन में भी भाई आपका सेम ही एरिया ये क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। ये एरिया आता है भाई हमारा परमाफ्रॉस्ट में, यानी कि परमानेंटली फ्रोजन की कैटेगरी में, हमेशा जमा रहता है, यहाँ पर बर्फ वगैरह काफी गिरती है। यहाँ पर सनलाइट जो है आपको मैक्सिमम मंथ्स में रिसीव नहीं होगी। तो भाई ये हमारे तीन जोन्स आ जाते हैं। अब इन जोन्स के बारे में हम बात करेंगे कि भाई फैक्टर्स जो हैं वो ग्लोब पे टेम्परेचर पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, पूरे ऑल ओवर ग्लोब, है ना। तो देखो भाई, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। अब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है भाई, सबसे पहले तो भाई इंसोलेशन ही आ जाता है हमारा। जो सन की लाइट है वही डिटरमाइन करती है ना भाई किस जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, किस जगह पर टेम्परेचर कम होगा। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो जुड़े इसी से रहते हैं, जैसे लेटीट्यूड्स आ जाते हैं, है ना। अर्थ के जो भाई लेटीट्यूड्स हैं वो आ जाते हैं। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, इफेक्ट ऑफ ओशंस एंड सीज, इनका क्या इफेक्ट रहता है, लोकल विंड्स का क्या इफेक्ट रहता है, कॉन्टिनेलिटी का क्या इफेक्ट रहता है, और सबसे लास्ट में इफेक्ट ऑफ स्लोप एक्सपेक्ट। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है लेटीट्यूड्स। अब देखो, लेटीट्यूड्स की हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो इंसोलेशन की होती है वो लेटीट्यूड्स के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना।
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है सन की रेस का, वो इक्वेटर से लेके पोल्स तक क्या होता है भाई, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है भाई हमारा, ठीक है, यहाँ पर भाई हमारा 90 डिग्री रहता है, यहाँ तक भी 90 डिग्री चला जाता है, लेकिन यहाँ के ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है सन की रेस का, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे ही हम ट्रेवल करेंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका राइज करता है जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा लोअर रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हमारा कम रहेगा। अब लेकिन एक और बात हमें समझ लेनी है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आपका इक्वेटर पे नहीं होता। ठीक है, ऐसा माना जाता है इक्वेटर के आसपास गर्मी होती है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पे नहीं होता। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ वाले जो इलाके हैं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर। अब इसके बाद क्या होता है कि मेजर पोर्शन जो रहता है इंसोलेशन का, वो जनरली क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और बहुत सारा इंसोलेशन जो है वो आपका एवेपोरेशन के प्रोसेस में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम 45 डिग्री लेटीट्यूड की बात करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ बोथ, तो यहाँ पर इंसुलेशन कितना होता है भाई, यहाँ पर इंसुलेशन आपका इक्वेटर के कंपैरिजन में 75% होता है। जैसे ही हम 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर इक्वेटर का सिर्फ 50% इंसोलेशन ही मिलता है, और अगर हम पोल्स की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर के कंपैरिजन में यहाँ पर सिर्फ 40% ही इंसोलेशन इनको मिलता है। तो लेटीट्यूड्स का असर ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है एल्टीट्यूड का। तो भाई हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा जो है वो कम होता जाएगा। एवरेज रेट क्या होती है टेम्परेचर के कम होने की, दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर जो हम ऊपर उठ रहे हैं, वो स्टार्टिंग में अर्थ के सरफेस के पास में, वहां पर क्या होगा, 6.5 डिग्री का आपकी कमी आएगी टेम्परेचर। लेयर्स जो एयर की रहती हैं वो अर्थ के सरफेस के आसपास जो रहती हैं वो काफी ज्यादा डेंस होती हैं। किस वजह से डेंस होती है, क्योंकि इनके अंदर में वाटर वेपर्स, पार्टिकुलेट्स, एरोसॉल्स वगैरह सब कुछ मिला रहता है, धूल धूप मिट्टी वगैरह सब कुछ, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं जो लेयर्स है वो साफ होती जाती है। यहाँ पर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा रेयरिफाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको धूल धूप वगैरह जो है वो सब थोड़ा कम मिलेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, पार्टिकल्स थोड़े आपके दूर दूर होते हैं। लोअर लेयर में आपकी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी होती है ज्यादा। तो भाई एल्टीट्यूड का फर्क आ गया टेम्परेचर का, है ना। अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। भाई जैसे हमारा ये इंडियन पेनिनसुला है ना, यहाँ हमारा अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, तो जो लैंड होता है, लैंड के कंपैरिजन में अगर हम वाटर को देखें, है ना, हम लैंड के कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं। वाटर लैंड के कंपैरिजन में भाई गर्म भी जल्दी होता है, और आपका ठंडा भी जो है वो थोड़ा स्लो होता है। गर्म तो जल्दी होता है लेकिन ठंडा थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन लैंड क्या करता है, लैंड आपका हीट अप और कूल डाउन जो है वो भाई अपने आराम आराम से क्या रहता है, तेजी से होता है, सॉरी तेजी से होता रहता है। लैंड भाई वाटर के कंपैरिजन में तेजी से गर्म भी होगा और तेजी से ठंडा भी होगा। तो इसकी वजह से लैंड के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो आपका दिन के दौरान काफी ज्यादा होगा, और जबकि ओशन में दिन के दौरान जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो आपका नाइट के दौरान तेज होगा। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट भी आता है भाई हमारा सी और लैंड ब्रीज का, ये भी इस चैप्टर में आगे आएगा, सी एंड लैंड ब्रीज। सी और लैंड ब्रिजेस जो होते हैं इनका भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ता है, जो भी साइट्स आपकी पानी के पास में होती है ना, तो जिससे भाई हमारा टेम्परेचर उस जगह का जो है, उस जगह का टेम्परेचर एक मेंटेन करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है ओशन करंट। तो देखो भाई दो तरह के ओशन करंट होते हैं, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। इनके बारे में भी डिटेल में हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझना है कि वार्म करंट भाई किसी भी कोस्टल एरिया के पास से निकलेंगे। ये बेसिकली नदियों की तरह होते हैं जो आपके ओशन में बहते हैं, है ना। वार्म और कोल्ड अलग अलग तरह के करंट होते हैं। तो ये किसी भी कोस्टल एरिया से गुजरेंगे तो ये वहां का टेम्परेचर प्लस कर देंगे, मतलब कि बढ़ा देंगे, क्योंकि गर्म होते हैं। और वहीं अगर कोल्ड करंट किसी भी कोस्टल एरिया से निकलेंगे
तो ये वहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर देंगे, सीधी सी बात है। जैसे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन जो कोस्ट है, ये कोस्ट आपका जनरली क्या करता है, विंटर के टाइम में भी फ्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास से निकलता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये एक वार्म करंट होता है। जबकि कनाडा के कोस्ट के पास में क्यूबेक नाम की जगह है, वहां से निकलता है भाई हमारा कोल्ड लेब्राडोर करंट। कोल्ड लेब्राडोर करंट निकलता है ना। अब क्यूबेक जो है वो भाई आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट से एक लोअर लेटीट्यूड पे सिचुएटेड है, लेकिन फिर भी भाई ये आपका फ्रोजन की कैटेगरी में आ जाता है, फिर भी ये ठंडा हो जाता है। ये आपका कोल्ड और वार्म करंट्स की वजह से ही होता है। फर्दर आ जाते हैं भाई हमारी प्रिवेलिंग विंड्स। विंड्स क्या करती है भाई, विंड्स आपके एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड तक हवा को बहा के ले जाती हैं। हवा के साथ साथ आपकी हीट को बहा के ले जाती है, ठीक है, बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज। कोई जगह आपकी गर्म है, कोई जगह आपकी ठंडी है, ये जगह आपकी गर्म है, ये जगह आपकी ठंडी है, तो भाई यहाँ से हीट का ट्रांसफर विंड के जरिए हो जाएगा। ओशनिक विंड्स आती है भाई हमारी। ओशनिक विंड्स क्या करती है, ओशनिक विंड एक मॉडरेटिंग इफेक्ट लेके आती है फ्रॉम सी टू कोस्टल एरिया, ठीक है। ये कोस्टल एरियाज तक एक मॉडरेटिंग इफेक्ट लेके आती है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी समर्स होती है वो ठंडी होती हैं और विंटर्स आपकी होती है माइल्ड। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा आता है भाई हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एटमॉस्फेरिक हीट जो भाई हमारी है ना, एटमॉस्फेरिक हीट का जो एक मेजर सोर्स है वो ये आता है भाई हमारा अर्थ का सरफेस। मतलब कि अर्थ का सरफेस जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो हीट हमारे अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर को भेज दी जाती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो भाई ये भी किसी जगह का टेम्परेचर डिसाइड करता है। और उसके बाद में सेकंड लास्ट आता है एयर मास। आपकी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर क्या होता है भाई, वार्म एयर मास होता है। अब जहां पर वार्म एयर मास होगा वहां का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली प्लस में होगा, हाई होगा, ठीक है। और ऐसी जगह जहां पर कोल्ड एयर मास है, जहां पर ठंडी हवाएं हैं, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, वहां का टेम्परेचर डाउन होगा। तो भाई जहां पर वार्म एयर मासेस है उन जगहों का टेम्परेचर प्लस, जहां पर कोल्ड एयर मास है उन जगहों का टेम्परेचर डाउन। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। तो मेरीन क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे, समुद्र के अंदर के क्लाइमेट की बात करेंगे, यहाँ पे जो डेली रेंज भाई हमारे टेम्परेचर का आता है वो होता है कम, ठीक है। जबकि अगर हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के आसपास की, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है भाई, हाई होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि भाई ऐसी सॉइल आपकी जहां पर प्लांट्स नहीं पाए जाते, जहां पर प्लांट्स नहीं होते, उस सॉइल को हीट ज्यादा मिलेगी उस सॉइल के कंपैरिजन में जहां पर प्लांट्स एंड ट्रीज काफी ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन क्या करता है, वेजिटेशन आपकी सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और बाकी चीजों के लिए, जिससे जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस जगह की, उस मिट्टी को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया जाएगा, रैपिड रेडिएशन अर्थ का नहीं होगा। जबकि ऐसी जगह जो बंजर है, जहां पर कुछ नहीं उग रहा है, वहां पर अर्थ आपकी बहुत जल्दी गर्म होगी, जैसे कि डेजर्ट वाले इलाके हो। तो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज जो हमारे हैं उनमें आपको टेम्परेचर चेंजेस जो है वो कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज में दिन में भाई बहुत ज्यादा गर्मी होगी और रात में बहुत ज्यादा ठंड होगी, ठीक है। तो भाई ये हमारी चीजें आ जाती, प्लस प्लस हमारी विंड्स आ जाती हैं, है ना। विंड्स किस तरह की चल रही है किस एरिया में, सॉइल का टाइप क्या है, सरफेस का स्लोप और एक्सपेक्ट क्या है, रिलीफ फीचर्स क्या है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपके टेम्परेचर का अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अर्थ के सरफेस। अब इसके बाद आता है आइसोथर्म्स और टेम्परेचर एनोमली। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आइसोथर्म्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको नहीं पढ़ना होता, आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बस डेफिनेशन समझनी। मतलब आइसोथर्म्स का हिसाब से हम क्या करते हैं, आइसोथर्म्स के बेसिस पे हम मैप पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड मैप है या फिर किसी भी तरह का जो हमारा मैप है, इस पे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। मतलब आइसोथर्म्स आपकी वो जगह होती है जो सेम टेम्परेचर वाली जगहों को जोड़ती है। यानी कि भाई ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जहां जहां से जा रही है वहां पर आपको सेम टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, यानी कि 15 डिग्री। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो भाई यहाँ 20 डिग्री, यहाँ जाओगे तो भाई आपको ये 25 डिग्री दिख रहा है, यहाँ भी 25 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री।
तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन से जोड़ा गया है, मतलब दोनों के पास में जो टेम्परेचर है वो दोनों के टेम्परेचर है बराबर। ये होते हैं भाई हमारी आइसोथर्म्स। और दूसरी चीज आती है टेम्परेचर एनोमली। तो टेम्परेचर एनोमली का मतलब होता है किसी भी जगह का मीन टेम्परेचर कितना है। किसी भी जगह का मीन टेम्परेचर हम देख लेते हैं, एक एवरेज टेम्परेचर देख लेते हैं, और मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लेटीट्यूड, और उस पर्टिकुलर लेटीट्यूड का टेम्परेचर कितना है ना। मान लीजिए भाई हमारी ये कोई जगह है ना, इस जगह का मीन टेम्परेचर कितना हम देखते हैं साल भर का, लेकिन फिर हम ओवरऑल उस पूरे लेटीट्यूड का मीन टेम्परेचर भी देखते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस, बेसिकली सॉरी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही कहा जाता है टेम्परेचर एनोमली। अब इसके बाद में सबसे लास्ट कंसेप्ट आता है टेम्परेचर का, दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे नॉर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर आपका एलिवेशन के साथ यानी कि हाइट के साथ में टेम्परेचर आपका जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है। अब जब यही सिचुएशन आपकी बदल जाती है, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ जो आपका टेम्परेचर है वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाता है कि नॉर्मल लैप्स रेट आपकी इन्वर्टेड हो गई। इसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है कि भाई ये जो हमारी सरफेस के पास में वार्म एयर होती है ना, अर्थ के सरफेस के पास में, अर्थ का सरफेस गर्म हो गया, वार्म एयर जनरेट हुई, वार्म एयर अब क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लोअर एटमोस्फियर और एटमोस्फियर की तरफ। यहाँ पर एटमॉस्फेयर हमारा ठंडी हवा लेके बैठा होता है, और वो इन दोनों जगहों का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन कर देता है। ये नॉर्मल कंडीशंस हो गई। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है भाई, स्मोक वगैरह भाई इतना ज्यादा यहाँ पर हो गया है। सर्दियों में क्या होता है भाई, सर्दियों में रात के टाइम में हमारा ये जो सरफेस होता है ये काफी ठंडा हो जाता है ना, अर्थ का सरफेस काफी ठंडा हो जाता है, तो आसपास हमारी कूलर हवाएं जो है वो जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि भाई यहाँ से कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ में एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है, तो यह ठंडी हवाएं हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वार्म एयर जो है भाई हमारी वो प्रेजेंट है, गर्म हवाओं की एक एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कूलर जो एयर है वो ऊपर नहीं जा पा रही है, और एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से कूलर जो एयर है वो नीचे की तरफ दबती हुई जा रही है ना। तो ये जो कंडीशन है भाई ये हमारी टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाती है। विंटर नाइट के दौरान क्या होता है भाई, जब हमारा आसमान काफी ज्यादा साफ रहता है, एयर हमारी स्टिल रहती है, यानी कि ज्यादा एयर नहीं चलती है, वो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन होती है। जो पूरे दिन की हीट होती है ना, वो पूरे दिन की हीट क्या होती है भाई, वो रात के टाइम में रेडिएट होके ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस की वजह से भाई वो ऊपर नहीं जा पा रही है, और यहाँ पर भाई हमारी कूलर एयर जो है वो भाई क्या हो गई है, वो जम गई है, वो ऊपर एस्केप नहीं कर पाई। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। जो स्मोक के और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मोक के फॉर्म में क्या होता है, इन्वर्जन लेयर के नीचे जम जाते हैं और हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, पूरे एरिया में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं क्लाउड्स की तरह। ठीक है। तो भाई डेंस फॉग्स आपके मॉर्निंग्स पे जनरेट हो जाते हैं, खासकर विंटर सीजन। इन्वर्जन आपका कुछ घंटों तक ही रहता है, जब तक सन हमारा नहीं आ जाता है, क्योंकि सन जैसे ही हमारा आता है वो क्या करता है भाई, इसको पेनिट्रेट कर देता है, इस लेयर को पेनिट्रेट कर देता है, और इस एरिया को भी क्या कर देता है, थोड़ा सा गर्म कर देता है, पूरी अर्थ की हवाएं थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है। तो इन्वर्जन जनरली आपका हिल्स में और माउंटेन एरियाज में एयर ड्रेनेज की निकासी की वजह से होता है, मतलब उसकी निकासी ना होने की वजह से होता है। कोल्ड एयर जो हमारी हिल्स और माउंटेन्स में होती है वो रात के टाइम में प्रोड्यूस की जाती है ना, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है भाई, ऐसी नीचे की तरफ दब जाती है, वैली में आ जाती है। सनसेट के बाद में जो एयर होती है ज्यादा जल्दी ठंडी होती है और वैली फ्लोर के पास में आ जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है, हीट जो भाई हमारी वार्म ग्राउंड से रेडिएट की गई है, वो कूल एयर को भाई यहाँ पर जमा कर लेती है और एक इन्वर्जन का प्रोसेस क्रिएट कर देती है। यहाँ पर हमारी गर्म हवाएं जो होती है मौजूद रहती है। लेकिन फिर जब अगले दिन सुबह आपका सूरज निकलता है तो भाई इस पूरे एरिया को फिर से गर्म कर दिया जाता है, और वो लेयर आपकी पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ चली जाती है, ये पूरा एरिया फिर से वार्म से भर जाता है। ठीक है। तो एयर ड्रेनेज, यानी कि ये एयर ड्रेनेज भी एक इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। ये आपका जनरली प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाता है। ठीक है।
तो ये हमारा पूरा टेम्परेचर वाला सिस्टम हो गया। इसके बाद आपके क्लाइमेटोलॉजी में और भी पॉइंट्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये भाई हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट बहुत ईजी है। काफी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको भी इधर उधर देखना पड़ेगा, एमसीक्यूज करने पड़ेंगे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। उनको कॉन्स्टेंटली करते जाइए, उनके साथ में उनका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। फिजिकल ज्योग्राफी आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। And please do let me know in the comments what do you think about these lectures. Share them with your friends and all. Like, comment, subscribe, जो भी करना चाहते हैं करो. The more views I will get, the more motivation I do get about creating these new videos and all. चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।